हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 5 है नई बुक के अनुसार, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुरक्षा क्या होती है। ठीक है, सुरक्षा का क्या अर्थ होता है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। ठीक है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरों से आज़ादी। यानी कि खतरे क्या है? खतरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता आंतरिक और एक होता बाहरी। आंतरिक खतरा का मतलब होता है अपने देश के अंदर जो गद्दार हैं, आतंकवादी हैं या अलगाववादी हैं, जो अपने देश को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आंतरिक खतरा। और बाहरी खतरा का मतलब क्या है? बाहरी खतरा का मतलब होता है जहाँ पर हमारे देश से बाहर हमारी मतलब कोई हमारे पर आकर आक्रमण कर दे, तो हमारी सीमा को क्या है? खतरा है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या है? सुरक्षा आवश्यक है। तो सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी। तो ऐसे बना बना कर लिखना है सब में। ठीक है, ये देखो, ये चित्र क्या दर्शा रहा है? ये एक प्रकार की अपनी शांति सेना के रूप में सुना हुआ है। शांति सेना मतलब विश्व के अंदर यदि कोई देश आपस में लड़ते हैं तो शांति सेना जाकर उनके क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करती है ताकि युद्ध ना करो, क्योंकि किसी भी समस्या का हल जो है वो युद्ध नहीं। परंतु सभी देश क्या करते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अधिक मात्रा में क्या खरीदते हैं? वेपन खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं। ये देखो, ये युद्ध अर्थव्यवस्था है। ये क्या दर्शा रहा है? युद्ध अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब युद्ध पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। समझ गए बात को? तो जब ज़्यादा मात्रा में हज़ारों लाखों डॉलर हो गए, वो युद्ध में खर्च कर दिए जाते हैं। हर कोई क्या करता है? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वेपन पे ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करता है। तो मैंने बता दिया बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या है। बाहरी सुरक्षा का मतलब है अपने देश को बाहरी खतरों से बचाना, बाहरी सुरक्षा कहलाता है। और आंतरिक सुरक्षा मतलब क्या है? कि अपने देश के अंदर जो लोग गद्दार बैठे हैं, जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको क्या करना? उनसे हमें रक्षा करना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि जब दो देश मिलकर, ठीक है, मान लो दो देश है, जैसे सपोज करो इंडिया और चाइना, दो देश है। ठीक है, और इन दोनों के पास ही खतरनाक वेपन है, तो दोनों ही आपस में क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि बैलेंस बनाकर रखेंगे। इसको शक्ति संतुलन कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये परमाणु संपन्न बरादरी जो ऊपर बैठी है, और ये नीचे कौन है? ये ईरान, इराक, ये देश है। जब कोई नया देश परमाणु संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या करती हैं? उसको दबाने की कोशिश करती है। बड़ी ताकतें देख रही कि हमने तो एटम बम बना लिया, परंतु तुम मत बनाओ। ठीक है, और एटम बम क्या है? पूरी मानवता के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये चित्र यही दर्शा रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे देखते जाएं और समझते चले जाएं। अब आता है आंतरिक सुरक्षा का। मैंने बता दिया आंतरिक सुरक्षा मतलब क्या है। कि आंतरिक सुरक्षा मतलब अपने देश के अंदर जो सुरक्षा उत्पन्न होती है वो आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। तो आपने देखा हो कई बार देश के अंदर विद्रोह हो जाता है, जनता विद्रोह करती है, अपनी मांगों को लेकर करती है, या लोग पैसे लेकर क्या करते हैं? देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी सारी आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। अभी आजकल आप न्यूज़ के अंदर देख रहे होंगे, जो ज्योति का केस आ रहा है कि ज्योति यूट्यूबर है, उनने क्या करा है? उनने देश के लिए क्या करा है? मतलब देश की जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को भेजी है। तो इस तरीके के लोग जो है ये क्या कर रहे हैं? हमारे लिए क्या है? आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि हिडन होते, ये नज़र नहीं आते, इनके बारे में पता नहीं लगता। तो हम सबका कर्तव्य क्या है कि जब भी हमें ऐसी चीज़ पता लगे तो हमें तुरंत सरकार को इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? खाते अपने देश का है, पर क्या करते हैं? दूसरे देशों को अपनी खुफिया इन्फॉर्मेशन, यानी अपने देश की जो इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया जो बाकी देश है उनको दे देते हैं, ताकि हमारे देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। देखो ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? ये कार्टून ये है तीसरी दुनिया के हथियार है, वेपन दर्शा रहा है। तीसरी दुनिया के क्या है? बहुत ही खतरनाक हथियार है, बहुत ही खतरनाक वेपन है। जैसे कि जैविक हो गया, केमिकल वेपन हो गए, ठीक है, और सुपरसोनिक हो गई, मिसाइलें हो गई। तो इस प्रकार के हथियार के ये तीसरी दुनिया के हथियार हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे। अब युद्ध के परंपरागत तरीके क्या थे? सुरक्षा के परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का मतलब, हिंसा का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य, साधन दोनों से संबंधित है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह पूर्ववर्ती विस्तार है कि आज पूरा विश्व मानता है कि किसी भी देश को युद्ध उचित कारणों, यानी कि आत्मरक्षा अथवा दूसरे को नरसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। यानी युद्ध तभी करना चाहिए जब हमें मानव जाति को बचाना हो या अपने आप को बचाना हो, तभी युद्ध करना चाहिए। बेवजह युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बेवजह युद्ध करेंगे एक तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। आप देखो देखो, तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। अब जैसे भारत मान लो पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा नंगा है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिरी हुई है।
ठीक है। परंतु भारत क्या है, 5वीं इकोनॉमी है दुनिया की, और अब भारत तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो इससे क्या होगा, युद्ध होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, खराब होगी, समझ गए। परंतु कभी कभी क्या होता है, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं, समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या बोला है कि हमारे को हथियार उठाने पड़ेंगे दुश्मन को दबाने के लिए, क्योंकि वो तो मानेगा नहीं, तो उसको कभी कभी सबक सिखाने के लिए इस प्रकार से कार्य करना पड़ता है। अब देखो ये मीटर क्या दर्शा रहा है, ये मीटर आतंकवाद को दर्शा रहा है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपसे, निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का हथियारों का प्रयोग ना करना निशस्त्रीकरण कहलाता है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिंसिपल दिया था कि हमें निशस्त्रीकरण पे जोर देना चाहिए, यानी कि हमें हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे हथियार जो मानव जाति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, ऐसे हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, 1972 की जैविक हथियार संधि यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC तथा 1997 की रासायनिक हथियार संधि केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब ऐसे हथियार जो बायोलॉजिकल हथियार हो, केमिकल हथियार हो, तो ऐसे देशों ने क्या करा, एक संधि करी, एक एग्रीमेंट करा, ठीक है, जिसमें 155 से ज़्यादा देश सम्मिलित थे और 193 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर करे। इन संधि पर हस्ताक्षर करने मतलब साइन करे गए, और महाशक्तियां इसमें क्या थे, सम्मिलित थे, जिसमें अमेरिका तथा सोवियत संघ, ये सब क्या थे, सम्मिलित थे, जिन्होंने बोला कि हमें एटम बम का प्रयोग नहीं करना और ऐसे हथियारों का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, जिससे क्या हो, पूरी मानव जाति को नुकसान पहुंचे। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उसको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको बोलते हैं ABM की फुल फॉर्म क्या है, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ने संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। यानी कि इन्होंने इस प्रकार की संधि करी कि हम इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग एक दूसरे पर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कई प्रकार के हथियार बने हैं और कई प्रकार की संधि हुई है, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसंधि संधि 2 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की संधि है, ये सब देख लेना बच्चों। तो ये संधि में से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछ ही लेता है। तो पूरी मानव जाति के लिए क्या खतरा है, क्या बड़े बड़े वेपन। देखो ये क्या दर्शा रहा है, ये शो डैट क्या कर रहा है, ये कह रहा है हमें शांति चाहिए, क्या हमें शांति वितरण के लिए कुछ डॉलर मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले तो जो विकसित देश है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश क्या है, पहले क्या करेंगे, हमला कर देंगे, और हमला करने के बाद क्या बोलेंगे कि हमने आपके संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, अगर आप शांति चाहते हो तो आप हमें इतना पैसा दीजिए। अब ये सब क्या कह रहे हैं, हमें शांति विभाग के लिए कुछ डॉलर चाहिए, नहीं इतने खर्चों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, पहले तो ये आपके ऊपर कब्जा करेंगे, ठीक है, आपके संसाधनों पर कब्जा करेंगे और फिर बोलेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज ले लेंगे, ठीक है। तो शांति के नाम पर इस प्रकार के कार्य अधिक मात्रा में अमेरिका द्वारा किया जाता है। अमेरिका में सुरक्षा पर तो भारी भरकम खर्चा है, जबकि शांति से जुड़े मामलों पर बहुत ही कम खर्चा है। यह कार्टून इस स्थिति पर एक टिप्पणी करता है, क्या हमारे देश में हालात इससे कुछ अलग है। तो इस टाइप से आएगा एग्जाम के अंदर बना हुआ और आपसे पूछ लेगा ये। अब आता है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं है, इसे मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे और आकांक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसकी शुरुआत होती है परंपरागत सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संबंधित, ठीक है, चीजें। मतलब कहने का मतलब ये खाली हथियारों से खतरा नहीं है, भुखमरी, गरीबी, सूखा पड़ जाना, ठीक है, ये भी बहुत बड़े खतरे हैं। भाई हथियार लेकर क्या करोगे जब देश के अंदर गरीबी रहेगी, तो भुखमरी। जैसे पाकिस्तान देखो, कहने को तो एटम बम चलाता रहता है और 2 वक्त का उसके पास खाना ही नहीं है, पीने को पानी नहीं है। जब से भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया है, वहाँ पानी नहीं आ रहा, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बम लेकर क्या बम खाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया को इस ओर ध्यान देना चाहिए, देशों को इस ओर ध्यान देना चाहिए हमें, कि अपने देश की गरीबी को कैसे दूर करे, भुखमरी को दूर कैसे करे। हथियार बना के क्या करोगे, हथियार तो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, समझ गए। जैसे जापान से सीखो कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया, तो उसके बावजूद भी जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करा है। आज जापान जो है वो बहुत मात्रा में आगे बढ़ चुका है, वो वेपन पे इतना खर्च नहीं करता, अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च करता है। अब भारत के अंदर देखो, जापान के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जापान बुलेट ट्रेन बना रहा है, दिल्ली में मेट्रो है, जापान के सहयोग से चल रही है, ठीक है, कई सारे पावर प्लांट है जो जापान के सहयोग से चल रहे हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए,
और दुनिया को भी सीखना चाहिए, खासतौर से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। खैर, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान को, उसके हालात तो और पहले से ख़राब है। अब आता है मानवता की सुरक्षा क्या है। मानवता की सुरक्षा का मतलब होता है मनुष्य जाति को बचाना, मानवता की सुरक्षा कहलाता है। इसको विश्व रक्षा, भारत क्या चाहता है, विश्व रक्षा। भारत कहता है कि पूरी पृथ्वी हमारा घर है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। ठीक है, मानवता की रक्षा का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जाति को बचाना मानवता की रक्षा है। तो किससे बचाया जाएगा, आतंकवाद से। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना आतंकवाद कोई धर्म देख के नहीं कहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है, समझ गए। और जो लोग आतंकवाद को क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, वो क्या है, वो सबसे बड़े नीच है, सबसे बड़े गंदे है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, उनको किसी धर्म जाति से कोई लेने देने नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, समझ गए। बस आतंकवाद आतंकवाद है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे कीड़े हैं आतंकवादी जो दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े खतरे हैं। इसी प्रकार से और सारे खतरे, जैसे अकाल हो गया, महामारी हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, इन सब से लड़ने के लिए भी कार्य करना चाहिए, समझ गए, ताकि मनुष्य जाति को बचाया जा सके। और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापीकरण क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। कैसे बढ़ेगी भाई, डेली पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अंटार्कटिका के अंदर जो आइस है वो तेजी से क्या होगी, मेल्ट होगी, जिससे क्या होगा, जिससे जब मेल्ट होगी तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसी प्रकार से और भी खतरे हैं, महाबीमारी कई प्रकार, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, वाटर फ्लू हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे खतरे हैं जो मनुष्य जाति के सामने उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो खतरे के क्या है, नए नए सूत्र हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, समझ गए। तो बच्चों, आतंकवाद पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको अच्छी तरह कर लेना। अब आता मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार को 3 कटौती में रखा गया है। हो सकता है आपको लगे कि मानवाधिकार की इससे कहीं ज़्यादा कटौती हो सकती है, लेकिन इन तीनों कोटियों में मानवाधिकार विषय चर्चा की श्रेणी में सबसे पहले है। पहली कोटि में राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्त और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों को तीसरी कोटि में उपनिवेशिकित जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्प अधिकारों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक समिति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि इसमें किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौमिक मानवाधिकार की संज्ञा दी जाए और इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विराधी को क्या करना चाहिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक में कुछ घटनाएं, ठीक है, हुई, जैसे कि कुवैत पर इराक का हमला, पूर्वी तैमूर में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात के कारण हिंसा बढ़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया आपस में लड़ती है तो यूएनओ क्या करता है, आराम से बैठा हुआ है। अब देखो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर इजराइल और गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, ठीक है, लेकिन यूएनओ क्या है, सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह बना हुआ है। जबकि यूएनओ की स्थापना करी इसी उद्देश्य से गई थी। 1945 के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ बना। इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन बना, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बना। परंतु क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन सेकंड वर्ल्ड वार हो गया तो लीग ऑफ नेशन कोई रहा नहीं। उसके बाद यूएनओ बना, जिसमें 5 देश बने जिन पर वीटो की शक्ति है। कौन कौन से हैं 5 देश, अमेरिका, ठीक है, रशिया यानी कि पहले यूएसएसआर था, अब रशिया है, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, जिन पर वीटो की शक्ति है। परंतु इतने 5 देश जो शक्तिशाली हैं, उसके बावजूद भी युद्ध हो रहा है। तो यूएनओ कहाँ है, यूएनओ का उद्देश्य यही था कि युद्ध ना हो, शांति रहे पूरी दुनिया के अंदर, परंतु फिर भी देश आपस में लड़ते, ठीक है। तो बहुत सारे क्या खतरे हैं दुनिया के अंदर, जो इन खतरों को रोकना चाहिए, ठीक है। अब आता है आयु प्रतिशतता क्या है। देखो अब क्या हो रहा है, जब ये युद्ध हो रहा है तो अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, शिशु मृत्यु दर हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, क्योंकि इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा। तो ये पूरा ये दर्शा रहा है। देखो बच्चों की स्थिति देखो कैसी हो रही है, पूरे विश्व के अंदर विकासशील और विकसित देशों का ये अंतर बता रखा है। और सबसे बड़ी समस्या है शरणार्थी की समस्या। जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो बहुत सारे शरणार्थी भाग कर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें क्या है, अपनी जान बचा सके। तो दूसरे देश पे क्या दबाव पड़ जाता है, और वो देश क्या करता है, उन शरणार्थियों की मदद करता है, उन्हें खान पान देता है, अपने यहाँ शेल्टर देता है। तो वहाँ भी तो उत्पन्न हो सकता है खतरा, क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ आतंकवादी वहाँ पहुँच जाए, समझ गए। तो ये स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है शरणार्थियों की स्थिति, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और बीमारी जैसे कि एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, शार्क हो गया, ये बीमारी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें
तो इन बीमारियों से बचने के लिए भी मानव जाति के पास बहुत बड़ी क्या चुनौती है। ये देखो, ये क्या देखा, ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कोई वैसी थोड़ी ना आती, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ जाती है। ठीक है, अबोला वायरस हो गया, एंट्रा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, कुछ नई महाबीमारी उभरी है, इसके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। कोरोना, टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा जैसी पुरानी बीमारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो अभी भी क्या करती है, हमें नजर नहीं आ रही, जिसके बारे में मनुष्य जानता ही नहीं है। ठीक है, ये देखो शरणार्थियों को बता रहा है कि कितने कितने शरणार्थी चले जाते हैं। अब आता है सहयोग मूलक सुरक्षा। क्या होती है सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब होता है कि आतंकवाद से लड़ना, ठीक है, गरीबी से लड़ना और अपने फौजी फ्यूल्स को बचाना, ये सारी इसकी क्या है समस्या उत्पन्न होती है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये डायग्राम क्या बताया, ये अंधा विश्व है, युद्ध और आतंकवाद। यानी जैसे क्या है, बहुत से देश क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हाँ जी आतंकवाद का हम खंडन करते हैं। जैसे चीन जैसे देखो पहले तो कहते हैं हम किसी प्रकार के हम आतंकवाद, सभी प्रकार के आतंकवाद का हम खंडन करते हैं, परंतु फिर आतंकवादी देश पाकिस्तान के फिर भी खड़े हुए। समझ गए बात को। तो ये आपकी दोहरी नीति है, यानी कि जब आपको लगता अपने प्रॉफिट के लिए आप क्या कर रहे हो, आतंकवाद का समर्थन कर। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्या है गलत चीज़ है। इसी प्रकार से कई सारी संस्थाएं हो गई, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। अब देखो IMF हो गया, IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF तो बना हुआ है, परंतु IMF क्या कर रहा है, पाकिस्तान को पैसा देता है, लोन देता है, उसको कर्जा दे रहा है, उसी किस्तें जारी कर रहा है, और वही पाकिस्तान उन पैसों से क्या हथियार खरीदता है, वेपन खरीदता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो ये IMF क्या है, अंधा है, अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अरे तुम ये तो देखो कि देश कैसा है, वो गरीब, तुम तो गरीब सोच के उसको पैसे दे रहे हो, परंतु वो ये तो देखो कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो IMF क्या है, एक अंधे ग्रुप में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस सब चीज़ों से क्या बचा जा सके। समझ गए, ये सारा काम किसका है, IMF का है। तो IMF को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन देशों को ही लोन दे जो देश क्या करें, जो देश, IMF किस लिए लोन देता है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। पर कहीं आपको लग रहा है पाकिस्तान में कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, वो डैम तक तो बन नहीं पा रहा। आप इतना लाखों करोड़ों डॉलर जो है IMF द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, बैलेट पैकेट के थ्रू दिया जाता है। तो IMF को ये देखना चाहिए उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, यूज कहाँ हो रहा है। वो डैम तक नहीं बना पा रहा, सड़कें नहीं बनवा पा रहा, अपने देश की गरीबी दूर नहीं कर पा रहा, वहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, वेपन खरीद लो जी। चलो खैर क्या कर सकते हैं, IMF की भी स्थिति ऐसी हो रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये सब जितने भी हथियार हैं, इन सबको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए भाई, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जैसे कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हो गए, उन्हें इन सब पे दखल देना चाहिए। अब आता भारत, सुरक्षा की रणनीति है। भारत को परंपरागत सैन्य और अपराजित यानी खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे सीमा के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। भारत की सुरक्षा नीति 4 घटक है और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की नीति बनती है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करा जाए, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमला होता है। पाकिस्तान ने 1947, 1948 तक, 1965, 1971, 1999 में, और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला करा। तो दक्षिण एशिया इलाकों में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश है। ऐसे में भारत को परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 में को उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करा। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, समझ गए, तो 1974 के अंदर किया था। इससे क्या है, क्योंकि भारत अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। समझ गए बात को, क्योंकि भारत के चारों ओर क्या है, दुश्मन देश बैठे हुए हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये समय समय पर क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, ठीक है, विनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण के प्रयास को मतलब अहमियत दी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम मंच बनाने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अपसार के संबंध में एक विश्वव्यापी, यानी कि भारत ने बोला कि हमें हथियारों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आपसी बातचीत के जरिए हमेशा सॉल्व करना चाहिए। भारत हमेशा शांति की बात करता है, जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारत ने मानवता को बचाने के लिए हमेशा क्या काम किया है। भारत हमेशा क्या सुरक्षा चाहता है, भारत हमेशा शांति चाहता है। भारत ने कभी भी आज तक किसी भी देश पर हमला नहीं करा। ठीक है, भारत ने 160 देशों, भारत उन 160 देशों में सम्मिलित है जो सुरक्षा को
क्या करते हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करा। क्योटो प्रोटोकॉल ने वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इस संबंध में दिशा निर्देश बनाए। ठीक है, और सुरक्षा को क्या दी है, अहमियत दी है। भारत की सुरक्षा नीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में उग्रवादी समूह ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलग यानी कि अलगाने की कोशिश करी है। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन करा है, और यह व्यवस्था विभिन्न समूह और जन समूहों को क्या देती है, बढ़ावा देती है। यानी भारत हमेशा क्या करता है, शांति पर बात करता है। भारत चाहता है कि पूरे विश्व में क्या शांति रहे। ठीक है, तो बच्चों हमने ये चैप्टर कर लिया है, और इस चैप्टर के अंदर हमने अधिकतर क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, और आप सभी देख लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसका भी मैं डाल दूंगा वीडियो। अभी तो हमने सिर्फ चैप्टर पढ़ा है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये सब डाल दूंगा। देखो ये चित्र भी आ जाता है, ये देखो बार है, बार। ठीक है, ऐसा ये पूछेगा तो आपको क्या बता, बार यानी युद्ध बता रहा है। ये क्या है, टेररिज्म, आतंकवाद, नीचे आतंकवादी के बच्चे, यानी ऊपर क्या है, बाहर युद्ध है, और नीचे ये दूध पीते हुए बच्चे क्या है, ये आतंकवादी है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ लेता है। तो ये आपका चैप्टर क्या खत्म हो गया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सही बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सही बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करें, मन लगे पढ़ें। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, रटने लगे। रटो नहीं, समझना सीखो। यदि आप वीडियो को सिर्फ बार बार सुन लेते हो, सुनने से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। समझ, याद करोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। देखने से, सुनने से, पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। तो आप वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखोगे, सुनोगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जल्दी में इन सबके जैसे आपकी ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो सबके हर चैप्टर के एमसीक्यू भी डाल दूंगा, ताकि 20-20 नंबर के जो आपके एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आते हैं वो आपके सारे के सारे हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।